नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन साह स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम सभी बच्चों समझने वाले हैं अपने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है जी। देखिए, आपका सिलेबस का बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, है ना। और एक वीडियो में ही पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा देने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे पहले के सभी चैप्टर आप लोगों को करवा दिया है डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी, और एनिमेटेड वीडियो। आप सभी को पता है कि इस चैनल की खासियत है कि एनिमेशन के माध्यम से पूरा सिलेबस आप सभी को कंप्लीट कराया गया है। तो आप सभी हमारे दोनों में से किसी एक प्लेलिस्ट को तो भाई कंप्लीट जरूर वॉच करें, ताकि आप सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लेना भाई, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि आपको ये जो चैप्टर की पीडीएफ है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्री में आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो लेंगे भाई इस चैप्टर का, है ना। मतलब इंट्रो मैं दूंगा, आप लोगों को समझाने की कुछ कोशिश करूंगा ताकि ये चैप्टर और आसान हो जाए। वैसे तो आसान है ही, लेकिन इसको हम और आसान बना दे, है ना। तो इसलिए कुछ चीजें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो भैया हम बात कर लेते हैं ये वैश्वीकरण होता क्या है। ठीक है जी। वैश्वीकरण से आप सभी क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का मतलब क्या है। तो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो सिंपल एक शब्द में वैश्वीकरण को समझाया है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है जी, प्रवाह, है ना जी। क्या समझा रखा है, प्रवाह, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। तो भैया किन चीजों का फ्लो, ये भी सवाल उठता है। अब थोड़ा और आसान बना दो इस शब्द को, प्रवाह को। तो आप ना वैश्वीकरण को आदान प्रदान से भी समझ सकते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या हो सकता है जी, आदान प्रदान। अब यहां पे सवाल उठता है कि भैया किन चीजों का आदान प्रदान होगा, किन चीजों का फ्लो होगा, है ना। तो देखो, वैश्वीकरण में सिंपल चीज आ जाती है कि एक देश से दूसरे देशों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का आदान प्रदान होगा, है ना। तो किन चीजों का आदान प्रदान होगा भैया, वस्तुओं का। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसके अलावा सेवाओं का, यानी कि सर्विस, है ना। इसके अलावा पूंजी, पूंजी के साथ साथ और किस चीज का आदान प्रदान हो सकता है भैया, इंसानों का भी तो हो सकता है, लोगों का आदान प्रदान होता है ना। लोग भी तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ये भी तो वैश्वीकरण का ही पार्ट हो गया, है ना। तो वैश्वीकरण की वजह से ये सारी चीजें हो पाई है कि आज दुनिया के जो देश है आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट है, और सारी चीजें जो है वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है। कि आप वैश्वीकरण की वजह से आप आज इंडिया में रहते हुए अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके आसानी से काम कर सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल होता था ये सब चीजें करना, लेकिन वैश्वीकरण की नीति जब से चलाई गई है, देखो वैश्वीकरण वैसे एक तरीके से पूंजीवादी अवधारणा है, जो पूंजीवादी विचारधारा है उसको बढ़ावा देता है वैश्वीकरण। ये पश्चिमी देशों की विचारधारा है वैश्वीकरण की, और वहीं से आया है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि वैश्वीकरण का सिंपल मतलब है दुनिया के देशों का जुड़ाव, आपस में मिलाप, है ना। और इसमें क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन सी चीजों का, वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है, सेवाओं का आदान प्रदान हो सकता है एक देश से दूसरे देश में, और पूंजी का भी आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, यानी कि कैपिटल का आदान प्रदान, और लोगों का भी। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण में आ जाता है। अब देखो, इस चैप्टर में आपको ना वैश्वीकरण के 3 आयाम जो है उसके बारे में समझाया गया है। कितने आयाम है जी वैश्वीकरण की। अब आयाम का मतलब भी समझाओ, तो भैया आयाम मतलब है प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, इसके इफेक्ट क्या रहे, किस तरीके से कितने इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के वैश्वीकरण के भैया हमारे को 3 प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रभाव है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव की, उसके बाद आर्थिक प्रभाव इसका हो सकता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ आर्थिक के साथ साथ आपका सामाजिक व सांस्कृतिक भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये 3 आयाम है वैश्वीकरण के, यानी कि 3 तरीके से इसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका रहेगा राजनीतिक। अब भैया राजनीतिक में क्या होता है, तो राजनीतिक में हम बात करेंगे कि भैया सरकार जो है, सरकार के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है वैश्वीकरण के। मतलब कि क्या सरकार जो है वो पहले से पावरफुल हुए हैं, या फिर सरकार को और कमजोर बना दिया है ना। इसके मतलब राजनीतिक प्रभाव में भी हम ये देखेंगे कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे
और नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे, ये दोनों चीजों का वर्णन इसमें किया जाएगा। जब हम आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे यानी कि इसके आर्थिक आयाम को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे भी भाई कुछ क्या होंगे जी, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, कुछ गलत प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो उसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। साथ ही साथ जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज का वर्णन करता है भाई हमारा ये चैप्टर, है ना। पूरी तरीके से हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, इन सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चले, है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आते हैं कि भैया आपने बस समझाते रहते हो, है ना, साइड हटते नहीं हो, और इस वजह से हम नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों के कमेंट को मैं रीड करता हूँ, प्रॉपर रीड करता हूँ, सारी चीजें मैं देखता हूँ, तो आप सभी इसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है जी। चलिए अब जरा हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत ने वैश्वीकरण को कब अपनाया? देखो, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई थी, कब अपनाया भाई? 1991 में अपनाया था, ठीक है जी, 1991 में अपनाया था वैश्वीकरण की नीति। इससे पहले भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपना रखा था। अब संरक्षणवाद की नीति के अंतर्गत क्या होता था कि जो आयात है, आयात पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब इसका मतलब क्या है कि आयात में प्रतिबंध का मतलब ये, आयात निर्यात दोनों चीजों पे प्रतिबंध, मतलब कि हम ना कोई भी चीज दूसरे देश से नहीं मंगाएंगे और कोई भी चीज हम दूसरे देश को नहीं देंगे। इसको संरक्षणवाद की नीति बोल देते हैं कि भाई अपने ना जितने भी घरेलू उद्योग है, जो भी हमारे घरेलू उद्योग है, उनको संरक्षण देना था। मतलब कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी ना, तो उससे हम ना कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। हमारी कंपनियां इतनी पावरफुल नहीं थी कि हम उन विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर पाए। इसलिए हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, यानी कि आयात निर्यात पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे देशों की कंपनी ना तो भारत में आती थी और ना ही हमारी कंपनी को दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित करती थी। तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन भारत को समझ में आ गया कि भाई हमें भी अब क्या करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा, क्योंकि 1991 में भारत में आ गई आर्थिक मंदी, ठीक है जी। क्या आ गई जी? आर्थिक मंदी आ गई 1991 से पहले, लगभग 90 के आसपास। और जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगातार कम होता जा रहा था। तो ये जरूरी था कि हम क्या करें, अपनी अर्थव्यवस्था को खोले, है ना। और हमने क्या किया, 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया और 3 नीतियां अपनाई गई भाई। इस समय हमने क्या किया था, अपनी आर्थिक नीति लॉन्च किया था हमने, ठीक है जी। आर्थिक नीति, इसको बोलेंगे नई आर्थिक नीति। वैसे नई, हमने क्या किया जी, नई आर्थिक नीति लेके आए। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हमने 3 सिद्धांतों को अपनाया 1991 में। सबसे पहले नंबर पे हम वैश्वीकरण को रख देते हैं जी, वैश्वीकरण पहला नंबर पे हो गया हमारा। दूसरे नंबर पे आपका उदारीकरण, ठीक है जी, उदारीकरण। तीसरे नंबर पे क्या रखोगे जी, निजीकरण, निजीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 नीतियों को अपनाया। अब तीनों नीतियों को आप समझेंगे तो आप देखेंगे वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ लेना, यही वैश्वीकरण है ना। उदारीकरण का मतलब वो क्या होता है कि उदार नीति, जो व्यापार में उदार नीतियां होगी उसको अपनाना है, ठीक है ना। जो विदेशी व्यापारों पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसको हटा देना ही उदारीकरण की नीति थी। उसके बाद निजीकरण को हमने अपनाया। निजीकरण का मतलब क्या था कि जितनी भी सरकारी कंपनियां है ना, उसको निजी हाथों में, निजी कंपनियों को बेच दिया जाएगा। बहुत सारी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचा गया निजीकरण की नीति के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये भारत की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत हुआ था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हमारी 1991 में अनाउंस की गई थी, तब हमने इन 3 नीतियों को ही अपनाया था, ठीक है जी। तो पूरा तरीके से अगर इस चैप्टर को हम समझेंगे, इस चैप्टर में यही सारी चीजें बता रखी है। चलेंगे पीपीटी में और एक एक करके सभी टॉपिक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ लेंगे जी। किसी भी टॉपिक में भाई दिक्कत नहीं आने दूंगा, है ना। मजेदार तरीके से हम समझ लेंगे। चलो आ जाओ भाई। तो यहाँ पे हमारा पीपीटी ओपन हो चुका है। देखिए सबसे पहला पेज आपका ये रहा। तो पहले पेज भी आपको वैश्वीकरण के बारे में बता रखा है, वैश्वीकरण की परिभाषा दे रखी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भाई बिल्कुल आसान और सरल भाषा में वैश्वीकरण की परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है कि भाई वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात क्या है, प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो है ना, जिसमें बहुत सारी चीजों का फ्लो देखने को मिल जाता है, वस्तुओं का, पूंजियों का, श्रम का, विचारों का, है ना जी। और ये सारी चीजें एक देश से दूसरे देश के बीच में देखने को हमें मिल जाता है। अगले पेज पे आ जाते हैं जी। अगले पेज की हम बात करें
देखो, वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो विश्वव्यापी पारस्परिक, अरे भाई क्या है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुई है और कायम भी हुई है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वैश्वीकरण को और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम भूमंडलीकरण भी कह देते हैं। वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम है ना। इसके हम राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयामों की बात हम करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इन्हीं 3 आयामों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इन 3 आयामों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो, वैश्वीकरण के कारण को हम समझते हैं कि भैया वैश्वीकरण के पीछे आखिर क्या कारण है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के सभी देश आपस में जुड़ते जा रहे हैं, उनके बीच में व्यापार बढ़ता जा रहा है ना। आपसी मतलब जो आदान प्रदान है चीजों का, वो बहुत तेज गति से हो रहा है। तो इसके पीछे किन कारणों का योगदान रहा, किन कारणों ने दुनिया के देशों को आपस में जोड़ दिया, तो इसमें सबसे ज्यादा रहा प्रौद्योगिकी का योगदान। ठीक है जी, वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा जी, प्रौद्योगिकी का। जो उन्नत प्रौद्योगिकी है ना, इसने सबसे ज्यादा वैश्वीकरण में योगदान दिया। ठीक है जी, और इसके वजह से ही पूरी दुनिया जो है एक ग्राम के तौर पे है, एक गांव के तौर पे बन चुका है। जैसे कि आप टेलीग्राफ की बात कर लो, टेलीफोन की बात कर लो, माइक्रोचिप की बात कर लो, इंटरनेट की सेवा है, मोबाइल फोन की सेवा है ना, हवाई जहाज बनाया गया। तो ये सारी चीजें क्या किया, इसी ने तो भाई वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। इन्हीं की वजह से अगर हवाई जहाज ना होता तो क्या हम वस्तुओं को, लोगों को एक देश से दूसरे देशों में तेजी से लेके जा पाते, क्या नहीं। हाँ, वैसे पहले समुद्री जहाज हुआ करते थे, लेकिन इतनी तेजी से काम उसमें नहीं हो पाता था, लोगों का आदान प्रदान इतनी तेजी गति से नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो साधन, जो नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए, इसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। इसके बिना वैश्वीकरण की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। इसने ही सूचना में क्या कर दी जी, सूचना और संचार में एक तरीके से क्रांति ला दी। जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती है तो उनका प्रभाव सिर्फ उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में भी उसका असर देखने को मिल जाता है। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है, जैसे आतंकवाद की बात कर लो आप, या फिर किसी महामारी की बात कर लो, कोविड-19 की ही हम बात कर ले, तो आप सभी को पता है कि ये ऐसी घटनाएं हैं जिसका असर सिर्फ एक देश पे नहीं पड़ता। अगर एक देश में हो रहा है ना, तो उसका असर दूसरे देश में भी दिखने को मिल जाएगा, है ना जी। तो ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। अब ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जिसको एक देश अकेले दम पे खत्म नहीं कर सकता। जरूरी है कि दुनिया के दूसरे देश भी आपस में मिलजुल के क्या करें, उन समस्याओं का समाधान करें। तो ये भी कहीं ना कहीं देशों के मेल मिलाप को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं, जैसे कि हम सुनामी की बात कर ले, जलवायु परिवर्तन की बात कर ले, वैश्विक ताप वृद्धि की आप बात कर लो, है ना। इनसे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है ना। और देशों के बीच में जब सहयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो वैश्वीकरण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिससे कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। ठीक है जी, देखो वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है, वैश्वीकरण की क्या खासियत आपको देखने को मिल जाता है। तो वैश्वीकरण की सिंपल अगर आप विशेषता बताओ तो इसमें क्या हो रहा है जी, वस्तुओं, सेवाओं, श्रम का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है ना। पूंजी, श्रम, वस्तु, विचारों का गतिशील मुक्त प्रवाह देखने को मिल जाता है एक देश से दूसरे देश में। पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि की घटनाएं देखने को मिली है कि जिन देशों ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया, उन देशों में भाई बहुत तेज गति से जो विदेशी व्यापार है वो बढ़ा है। दूसरे देशों की कंपनियां वहां पे आई है, अपनी कंपनियां स्थापित की है। जैसे कि भारत में ही बहुत सारे जो आप शहर देखेंगे वैश्वीकरण के बाद बहुत तेजी से विकसित हुए, जैसे कि नोएडा की ही बात कर लो, है ना। तो ये सारे जो शहर है, बेंगलोर की बात कर लो, या फिर और भी दूसरे जो शहर है, वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की वजह से इतनी तेजी से विकसित हुए। वहां पे बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई, अपनी कंपनियां स्थापित की, है ना। देश के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर निर्भरता बढ़ी है ना। देश आपस में जुड़ गए हैं और एक देश का दूसरे देश के ऊपर जो निर्भरता है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ने वाली घटनाएं देखने को मिली है हमारे को। देखो विभिन्न आर्थिक घटनाएं, जैसे कि मंदी या फिर तेजी की बात कर लो, या फिर किसी महामारी की बात कर लो, बहुत सारी, जैसे कोविड-19 की हमने बात की, इबोला वायरस है, HIV एड्स है। तो ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि अगर एक देश में फैल रही है तो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा। और ये किसके वजह से होता है जी, वैश्वीकरण की वजह से होता है। क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के सभी देश आपस में जुड़ चुके हैं, है ना। आपसी जुड़ाव उनका बढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं यहाँ पे बता रखी थी भाई, वो मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। समझ में आ भी गया हो आप लोगों को। चलो जी अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला पेज क्या है, अगले पेज में हमारा वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की बात हो गई है जी। राजनीतिक प्रभाव, तो मैंने आपको सिंपल बताया ना भैया, राजनीतिक प्रभाव में हम किसकी बात करने वाले हैं, सरकार की, है ना जी।
राजनीति में सरकार ही आती है भाई, सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सरकार। अब सरकारों के ऊपर क्या प्रभाव, देश की जो सरकार है उसके ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उसी का अध्ययन हम करेंगे राजनीतिक प्रभाव में। तो हर प्रभाव के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, है ना प्यारे बच्चों जी। देखो तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव की। देखो इसके अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण क्या है कि राज्यों की जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो सरकार की कार्य करने की क्षमता है, वो कम हो गई है। अब ये लाइन समझने वाली बात है कि भैया अब सरकारों की कार्य करने की क्षमता कम क्यों हो गई है। पहले सरकार जो होती थी ना, सरकार का मुख्य काम क्या होता था? कल्याण करना, है ना, लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी नीतियां बनाती थी सरकार। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। अब तो भैया सारी दुनिया के जितने भी देश है उसमें विदेशी कंपनियां, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोल देते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ना, MNC, जो MNC है यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है जी, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका बोलबाला है पूरी दुनिया के देशों के बाजार में। और बाजार में जो चीजें होती है, कीमत का निर्धारण हो गया, है ना, कौन सी चीजें की कीमत बढ़ने वाली है, कौन सी चीजों की कीमत घटने वाली है, सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही आर्थिक मुद्दों की, मतलब जो मुख्य निर्धारक है वो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही बन गई है। सरकार जो है उसने अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित कर लिया। अब सरकार क्या कर दिया भाई, सरकार की बात कर ले। अगर हम देशों की सरकार की बात कर ले तो सरकार क्या काम करने लगी है? बस कानून व्यवस्था, है ना, कानून व्यवस्था स्थापित करना, लोगों की रक्षा करना, इसी तक अपने आप को सीमित कर लिया। इसे नहीं, यही काम करती है भाई सरकारी। लोक कल्याणकारी जो नीतियां है अब सरकार तो बनाना भूल ही गई है। मतलब कि सरकार जो है कुछ ऐसा काम नहीं कर पा रही जिससे कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हो जाए। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे 2 पॉइंट तो अभी लिखा है, अगले पेज पे भी हमारे कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएगा। देखो एक बार रीड कर देता हूं मैं। देखो राज्य होगा, यहाँ पे राजा लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, माफी चाहूंगा। तो राज्य अपने आप को कुछ मुख्य कामों तक ही सीमित रखा है ना, जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाने में या फिर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में, इन्हीं कामों तक भाई सरकार ने अपने आप को सीमित कर लिया। जो लोक कल्याणकारी जो राज्य है, ऐसा राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि ऐसा राज्य जहां पे सरकार लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाती है ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब आर्थिक बाजार जो है वो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक बन गया है। यानी कि जो बाजार है उसकी भूमिका अब बढ़ गई है। सारी चीजें जो है बाजार के द्वारा निर्धारित होती है। और बाजार पे दबदबा किसका होता है जी? जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है उनका होता है ना। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम ने अपने पैर पसार लिए हैं भैया। पूरे विश्व में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। और सरकार के अपने दम पर फैसले लेने की जो क्षमता है, सरकार का जो अपने दम पर फैसले लेने की जो क्षमता है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। ठीक है जी, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो भाई बेझिझक कमेंट में बताए। और वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना यार, है ना जी। लाइक शेयर तो चाहिए अपने को। चलो जी, अब हम वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में इसके सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलता है ना जी। तो कुछ मायने में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हुई है भाई। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कह रहे कि भाई वैश्वीकरण के कारण राज्य की कार्य करने की क्षमता जो है, सरकार की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो गई है। हमेशा हम ऐसा कहेंगे तो गलत होगा भाई। कुछ मायने में ये भी देखने को मिलता है कि भाई राज्य की कार्य करने की क्षमता बढ़ी भी है। अब देखो राज्य के पास क्या है, राज्य के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी है ना। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि जो सरकारें हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को मंगाए अपने देश में, है ना। और उन आधुनिक तकनीक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सूचना एकत्रित कर सकते हैं अपने नागरिकों के बारे में, है ना। अपने नागरिकों के बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब नागरिकों के बारे में ज्यादा सूचना है, सरकार के पास ज्यादा जानकारी है, तो उससे नागरिकों के लिए एक अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती है जिससे कि सबका भला होगा, है ना जी। यही लिखा हुआ है, इस योजना के दम पर राज्य कारगर ढंग से काम कर सकती है। नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है ना जी। समझ में आया? कोई दिक्कत?
नहीं, आगे बढ़े। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आर्थिक प्रभाव की हम बात कर लेते हैं, तो फिर से आर्थिक प्रभाव में भी हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखेंगे, है ना जी। चलो, तो सकारात्मक प्रभाव की हम बात करें तो आर्थिक वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह में तेजी आई है। मतलब आर्थिक जो लेन देन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और कुछ आर्थिक प्रवाह अपने आप होते हैं, कुछ आर्थिक प्रवाह जो है, प्रवाह यानी कि फ्लो जो है वो अपने आप होते हैं, जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। ठीक है जी। कुछ जो आर्थिक लेन देन है वो अपने आप देशों के बीच में हो जाते हैं। बहुत सारे व्यापार जो है वो जरूरत के हिसाब से होता है ना। जैसे कि भाई मान लो कि खाड़ी पार के जो देश है उनको पेट्रोल वहां पे बहुत ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है और उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी है, तो हम उनको खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, पेट्रोल उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर्थिक लेन देन अपने आप हुआ, यहाँ पे किसी का दबाव नहीं पड़ा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो आर्थिक लेन देन है वो जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके, अंतरराष्ट्रीय कंपनी कह रहा हूं, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके दबाव में होता है। ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आप बात कर लो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF है, या फिर हम विश्व बैंक की बात कर ले, है ना, एवं हम विश्व व्यापार संगठन की बात कर ले, जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। तो अब ये संस्थाएं क्या करती है, बहुत सारी आर्थिक नीतियां जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है। और इन संस्थाओं पे कौन से देशों का दबदबा है, अमेरिका जैसे देशों का दबदबा है, या फिर पश्चिमी मुल्क के जो ताकतवर देश है उनका दबदबा है। तो वो कई बार क्या करते हैं, अपने अनुसार मतलब चीजों को बनाते हैं, योजनाओं को बनाते हैं। इन संस्थाओं में धनी और प्रभावशाली और विकसित देशों का प्रभुत्व देखने को हमारे को मिल जाता है। ठीक है। तो वैसे तो इसको हमें नेगेटिव इफेक्ट में डालना चाहिए था ये वाले पॉइंट को। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसे ही दे रखा है, आपके बुक में भाई सकारात्मक प्रभाव में इसको बता रखा है। नकारात्मक प्रभाव में बहुत सारे पॉइंट वैसे बनेंगे। ठीक है, देखो मेन पॉइंट इस वजह से शुरू होगा, जो हम आर्थिक प्रभाव की हम बात कर रहे हैं तो इसका मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है भाई। यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करना है। वैश्वीकरण से पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है भाई, वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है लगातार। जो आयात पे प्रतिबंध है उसको हटा लिए गए हैं। आपको पता है कि पहले आयात पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा होता था। आयात मतलब क्या होता है जी, हम दूसरे देशों से चीजें मंगाते हैं, है ना। तो आयात पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब नहीं है। अब आसानी से हम आयात निर्यात कर सकते हैं। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ हुआ है, परंतु श्रम के निर्बाध प्रभाव न होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ हुआ है। मतलब कि जो पूंजीवादी देश है उनको आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, क्योंकि मशीन वगैरह है, वो उन्नत टेक्नोलॉजी है, वो किनके पास है, पूंजीवादी देशों के पास है। जैसे कि अमेरिका या फिर यूरोप के जो देश है उनके पास है। तो उनसे तो हम क्या कर सकते हैं भैया, मंगा सकते हैं आसानी से। क्या मंगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं। लेकिन बदले में जब हम श्रम की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, तो वो उनके यहाँ पे उतने ज्यादा लेबर की डिमांड नहीं है। तो बहुत सारे जो विकासशील देशों के जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको तो फायदा कुछ हो नहीं रहा है ना। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। दुनिया के जो देशों की सरकार है उनके बीच में लोगों का जुड़ाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट सेवा इसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। इंटरनेट और सेवाओं का विस्तार बहुत तेज गति से एक देश से दूसरे देश में देखने को हमें मिल रहा है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं भैया। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं, तो विकसित देशों द्वारा कठोर वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लग गया है जी। अब विकसित देशों ने क्या किया, वीजा नीति, कठोर वीजा नीति, मतलब कि बहुत सारे जो विकसित देश है, तो भाई अब वैश्वीकरण का मेन मतलब क्या है भाई, लोगों का आदान, मतलब लोगों का आना जाना होना चाहिए एक देश से दूसरे देश में। लेकिन विकसित देशों ने कठोर वीजा नीति अपना ली, जिससे कि विकासशील देश से या गरीब देश से जो लोग हैं वो विकसित देशों में नहीं जा पाते हैं, है ना। अमीर व गरीबों के बीच में जो अंतर है वो लगातार बढ़ गया है। ठीक है जी। मतलब आर्थिक असमानता हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपनी सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही है और इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब यह है कि जो समाज के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं ना, उनके ऊपर जो वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो कम करने की बात यहां पे की जाएगी सुरक्षा कवच के तहत। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, खास करके आर्थिक वैश्वीकरण का, है ना जी। आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा हुआ है, जो बहुत छोटा तबका है उनको फायदा हुआ है, जबकि नौकरी और जन कल्याण
जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। देखो भाई, वैश्वीकरण की वजह से देखो, आप खुद देख लो ना कि हमारे देश में देख लो, जो अंबानी है ना जी, अंबानी की बात कर लो या फिर अडानी की बात कर लो, ठीक है, तो इन्हीं को तो फायदा हुआ है, दो चार घराने, या फिर टाटा की बात कर लो या फिर बिरला की बात कर लो, सिर्फ इन्हीं को फायदा हुआ। क्या हमारे को या आपको कोई फायदा हुआ? कोई खास फायदा हमारे को तो नहीं हुआ भाई। जो बिजनेस, टॉप क्लास के जो बिजनेसमैन है, उन्होंने दबा के पैसे लगाए, वैश्वीकरण का फायदा उठाया, है ना, भारत में कंपनियां लगाई, साथ साथ दूसरे देशों में कंपनियां लगाई, और वो तो भाई करोड़पति, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए वो सारे। और बाकी हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है जी, तो ये है कि भाई गरीब लोगों को वैश्वीकरण का कोई खास मतलब अच्छे इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को पुनः उपनिवेशवाद का नाम दिया है कि भाई विश्व जो है ना, फिर से क्या होगा, जो अमीर देश है उनका गुलाम हो जाएंगे। पहले गुलाम बने थे, पहले हम भी उपनिवेश बने थे, लेकिन पावरफुल देश के बने थे, वो पावरफुल थे ताकत के मामले में। लेकिन अब जो अमीर देश है ना, जो विकसित देश है, वो क्या करेगा, गरीब देशों को अपना गुलाम बना लेगा, ऐसा बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं। वैश्वीकरण की आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। तो वही बात है कि आर्थिक असमानता लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हो, वैश्वीकरण जो आर्थिक वैश्वीकरण है उसका नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे आपको समझाया हुआ था। चलिए जी, अब सांस्कृतिक प्रभाव की हम लोग बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण की क्या सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिले, तो इसमें भी सबसे पहले हम नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव दे रखा है, तो सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृति को थोपा जा रहा है। जबरन पश्चिमी संस्कृति जो है वो दुनिया के कमजोर देशों के ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना चाहती है। समरूपता का मतलब होता है कि सारी संस्कृति को एक जैसा बना देना है, ठीक है। तो सांस्कृतिक समरूपता के नाम पे पश्चिमी संस्कृति जो है, अमेरिका और यूरोप की जो संस्कृति है, उसको दुनिया के देशों के ऊपर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है ना जी। विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर खत्म होती जा रही है, और इसलिए यह गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे मानवता के लिए खतरा है। मानवता होगा या मान्यता लिखा, मान्यता भी लिख सकते हैं, ठीक है, मान्यता के लिए खतरा है ना जी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गरीब देश है, गरीब देशों के ऊपर जबरदस्ती जो अमीर देशों की जो संस्कृति है, पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, उसको थोपा जा रहा है ना। जैसे कि आप अमेरिकी संस्कृति की बात कर लो या फिर आप पश्चिमी संस्कृति की बात कर लो, अब इंडिया की बात कर लो। अब इंडिया में क्या होता था पहले भाई, हम लोग अपने धर्म से जुड़े हुए थे, हम लोग अपनी संस्कृति, धर्म चलो हम अपनी संस्कृति को तो फॉलो करते थे ना। हमारे जैसे कपड़े पहनने का जो तरीका था, खान पान का जो तरीका था, वो मतलब इंडिया का था। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखो, हम दूसरे देश की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमारे जो पहनावे का तरीका है वो बदल चुका है, खान पान का जो तरीका है वो बदल चुका है। तो संस्कृति में क्या आता है, संस्कृति में तो यही रहन सहन कैसा है आपका, खान पान क्या है, यही सारी चीजें तो संस्कृति में आ जाती है ना दोस्त। और ये सारी चीजें बदलती जा रही है, पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है ना। हम लोग पश्चिमी संस्कृति की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है। देखो, इससे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। जैसे कि वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में आपको अमेरिकी संस्कृति का भी झलक दिख जाएगा थोड़ा बहुत, अब धीरे धीरे देखने को मिल जाता है ना। और जो अमेरिकी संस्कृति है, अमेरिका की जो संस्कृति है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसमें आपको भारतीय संस्कृति के झलक में मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जो खादी वस्त्र है, खादी वस्त्र को पहनने लगे आजकल अमेरिकी जो लोग हैं, या फिर जो पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, उन्होंने खादी वस्त्र को अपनाया, उसको प्रमोट कर रहे हैं वो सब। तो ये चीज अच्छी बात है ना। लोगों ने अपनी रजामंदी के अनुसार सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाया है। अब ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई लादा जा रहा है या थोपा जा रहा है। जैसे इंडिया के ऊपर भाई किसी ने ये नहीं हमें जबरन बोल दिया, अमेरिका ने आगे थोड़ी जबरन बोला कि भाई आप पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ऐसा थोड़ी नहीं बोला। वो तो हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं, है ना, अपनी मर्जी से हम पश्चिमी पोशाक को पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गए हैं भाई, लोगों को ऑप्शन मिल गया कि भाई नहीं, धोती कुर्ता ना पहनो, आप बंद गला जो कोट होते हैं, कोट पैंट, वो पहनो, है ना।
जो प्रवासी भारतीय है वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जो प्रवासी जो है भारत के दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भैया बिहार से आ गए, कुछ लोग दिल्ली आए मान लो, या लंदन, बिहार से लंदन गए तो उन्होंने लिट्टी चोखा खिला दिया लंदन वालों को। अब लंदन वालों को बहुत मजा आ गया भाई लिट्टी चोखा खाने में, तो उन्होंने सोचा कि आप रोज घर पे लिट्टी चोखा बनवाएंगे, मतलब हफ्ते में एक दिन तो कम से कम बनवाएंगे। तो इससे क्या हुआ, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिला, बिहार की संस्कृति बढ़ गई, है ना, लोगों ने जाना इस संस्कृति के बारे में। तो ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। खाने पीने एवं पहनावे के विकल्प में लगातार वृद्धि हो रही है ना जी। खाने पीने के विकल्प है भाई, चाउमीन खाओ, मोमो खाओ, है ना, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ये खाओ वो खाओ, जो मन में आए वो खाओ, कचरा खाओ, गंद खाओ, ठीक है। तो यही सारी चीजें खाओ, कुछ भी पहन लो, है ना, कुछ पहनो ही मत, ऐसे घूमने चले जाओ, मोहल्ले में भटकने चले जाओ, बनियान डाल लो एक, ठीक है जी, एक शॉर्ट डाल लो बस, नीचे जाओ, घूमो फिरो, मौज मारो। तो यही चीजें है। खाने पीने के जो विकल्प है, पहनावे के जो विकल्प है बढ़ गए हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मैकडोनाल्डीकरण बोल देते हैं, मैकडोनाल्डीकरण। जिसमें क्या है, खाने पीने और पहनावे के जो तरीके उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। इससे मैकडोनाल्डीकरण को बढ़ावा मिलता है जी, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, जिनको भी लिखना है, नोट्स बनाते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे, बना सकते हैं। चलिए, भारत और वैश्वीकरण की हम बात करेंगे। भारत और वैश्वीकरण, बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, है ना, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग अब जरा एक बार बात कर लेते हैं, भारत और वैश्वीकरण। देखो, आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना, आजादी के बाद हमने संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी, ठीक है जी, अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर हमने जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। यानी घर में ही बनाएंगे भाई सब कुछ, घरेलू जो उद्योग है ना उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यानी कि हमें ना कोई भी चीज ना दूसरे देशों से नहीं मंगाना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यानी कि अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, ठीक है। ये आ गया समझ में। देखो, 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत ने वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपना ली। यानी 1991 में हमारी कौन सी पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति आ गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और इसके तहत हमने क्या किया जी, वैश्वीकरण को हमने अपना लिया बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पे। देखो, ऊपर दिख रहा होगा सबको भाई, ऊपर सबको दिख रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, कोई नहीं, वैसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। देखो, वैश्वीकरण के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है ना भाई, आर्थिक वृद्धि दर वो कितना हो गया, 7.5 वार्षिक दर से जो हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। और जब हमने वैश्वीकरण नहीं अपनाया था तब कितना था जी, 5.5 था हमारे जीडीपी का वार्षिक वृद्धि दर। तो ये भी आप देख सकते हैं कि भाई विकास में काफी ज्यादा मतलब फर्क तो बढ़ा है भाई। भारत के निवासी विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना जी। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे आगे भाई, अपना वर्चस्व स्थापित करने में भाई कामयाब हो गए, सबसे आगे हैं हम लोग इस फील्ड में, है ना। और विश्व में लगभग 65% जो है, 65 जो % सॉफ्टवेयर जो है वो भारत से ही बेचा जाता है, मतलब हम ही बेचते हैं पूरी दुनिया को। आज भारत के लोग जो है वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंचे पदों पे है, बहुत सारी ऊंची मतलब जो कंपनियां हैं उसमें वो सबसे शीर्ष पदों पे है, सबसे ऊपर के पदों पे है, सीईओ है ना जी। तो इसमें सुंदर पिचाई का ही नाम ले लो आप, है ना। गूगल के सीईओ कौन है जी, सुंदर पिचाई महाराज जी हमारे। लगभग बताते हैं कि 2100 करोड़ के आसपास की सैलरी इनको मिलता है ना। 2100 करोड़, आई थिंक 21 करोड़ नहीं, 2100 करोड़ शायद मिलता है इनको, ऐसा कुछ डाटा है, देख लेना भाई, गूगल पे सर्च कर लेना, है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया, आसान था बहुत, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई लोग। चलो, सुंदर पिचाई के बारे में सर्च कर लेना भाई। चलो, अब बस खत्म ही होने वाला चैप्टर, वैश्वीकरण का प्रतिरोध। अब वैश्वीकरण का प्रतिरोध देखो जो ये दोनों तरफ से होता है, वामपंथी की तरफ से होता भी है और दूसरे हमारे दक्षिणपंथी है। अभी दक्षिणपंथी के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम वामपंथी की बात कर लेते हैं। वामपंथी वो लोग होते हैं वैसे भी विचार को फॉलो करने वाले हैं जो कि गरीबों की भलाई की बात करते हैं, है ना, तो उनको हम वामपंथी विचारधारा वाले लोग कह देते हैं। तो देखो, वामपंथी वाले क्या तर्क देते हैं कि भाई वैश्वीकरण ना विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है ना। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, जिससे कि धनी को और ज्यादा धनी बना दिया है इसने और गरीब को और गरीब बना दिया है, ठीक है। ऐसा किनका मान है, वामपंथियों का, कि भैया अमीर और अमीर हो गए, जो कि जैसे कि मैंने अडानी अंबानी का एग्जांपल दिया, और मेरे जैसे लोग और गरीब होते जा रहे हैं, समझ लो। तो ये वैश्वीकरण की वजह से ही तो हो रहा है भाई, वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की
उनकी जो क्षमता है उसमें कमी आ गई है। अब भैया राज्य जो है, जो सरकार है, कमजोर हो गई है वैश्वीकरण की वजह से। अब इससे क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी नीतियां कौन बना रही है? कोई नहीं सोचने वाला भाई। कुछ समय बाद ना हमारे जैसे गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचने वाला, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सारी जो चीजें है वो सब किसके कंट्रोल में चला जाएगा? जो धनी लोग होंगे। तो जल्दी से जल्दी भाई मेरे को अमीर बनना है, ठीक है, और मेरे साथ साथ जो भी मेरे स्टूडेंट है सब जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे, है ना, ताकि हमें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, समझ रहे हो? तो हम भी पावरफुल हो जाए ना भाई, फिर तो सबको पावरफुल बनाएंगे, अपने साथ सबको पावरफुल बनाना है। चलो ये समझ में आया सबको, ये समझ में आ गया। अब दक्षिण पंथियों का क्या तर्क है? तो दक्षिण पंथी ना सारे जितने भी वैश्वीकरण के प्रभाव है, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, राजनीतिक प्रभाव हो, है ना, या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो, सभी प्रभावों का विरोध करते हैं। ये सभी प्रभावों का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो वैश्वीकरण के दक्षिण पंथियों के आलोचक है उनका कहना है कि वो राजनीतिक, मतलब वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी प्रभावों को लेकर चिंतित है ना। मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से वैश्वीकरण को गलत मानते हैं ये लोग। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने का चिंता है कि भैया राज्य जो है वो कमजोर हो गया। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो जाए, है ना। यानी कि फिर से संरक्षणवाद, यानी कुछ क्षेत्रों को तो भाई फिर से उनको संरक्षण दो, ताकि वो क्षेत्र जो है वो सही से ग्रो कर सके। कुछ क्षेत्रों को कम से कम फिर से संरक्षणवाद की नीति के तहत, उनको संरक्षणवाद की नीति के तहत संरक्षण मिलना चाहिए, है ना। सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी चिंता थी कि परंपरागत जो संस्कृति है उसकी लगातार हानि होती जा रही है और लोग जो है अपने सदियों पुरानी जो जीवन मूल्य है उसको भूलते जा रहे हैं, है ना। हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं, है ना, और हम नई संस्कृति को अपना रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है हमारे दक्षिणपंथी लोग जो है, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ विश्व द्वारा, मतलब कि विश्व में कहां कहां भाई किस तरीके से जो ये वैश्वीकरण है उसका विरोध होता आ रहा है। वैश्वीकरण का विरोध पूरी दुनिया में कैसे हो रहा है, कौन से संगठन है इसके माध्यम से इसका विरोध हो रहा है, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा सा ये फोन को ना ऐसे कर दूंगा तो फोन का सेटअप थोड़ा सा बिगड़ गया भाई, चलो ठीक है। तो विश्व द्वारा वैश्वीकरण का विरोध कैसे होता है? देखो 1999 में क्या हुआ, सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, ठीक है, किसका? WTO का, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है वैश्वीकरण के खिलाफ। ये सारे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वो वैश्वीकरण के खिलाफ हो रहे थे। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के निश्चित तौर तरीके को अपनाने के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे। जो कि ताकतवर देश है वो क्या कर रहे हैं? अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई भी वैश्विक नीति बनती है तो अपना दबदबा दिखाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो सिएटल में जो यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी विश्व व्यापार संगठन की 1999 में, तो यहाँ पे इसके खिलाफ विरोध होता है। विरोधियों का तर्क था कि वैश्वीकरण आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं देता है। यानी कि विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण में कुछ नहीं है भाई, विकासशील देशों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकसित देश जो है वो अपना प्रॉफिट दबा के छाप रहे हैं, है ना। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है, यानी कि WSF है। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये बहुत ज्यादा आवाज उठा रही, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे बड़े संगठन के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। चलिए जी, देखो इस मंच के तहत, यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम के अंतर्गत जो मानवाधिकार के संरक्षण करने वाले जो कार्यकर्ता है, या फिर पर्यावरणवादी जो है, या फिर जो मजदूर है, युवा है, महिलाएं कार्यकर्ता है, ये सब क्या होंगे जी? एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होके वो विरोध करते हैं, है ना। विरोध कर रहे हैं किसका? नव उदारवादी वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण की जो नीति है उसका ये सब खुल के विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, है ना जी। अब देखो इसके कुछ बैठकें बुलाई गई। देखो वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी बैठकें कहाँ हुई? देखो 2001 में जो बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी वो ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में। पोर्टो अल्गेरे, है ना, याद रहेगा। पोर्टो अल्गेरे ब्राजील में एक शहर है, पोर्टो अल्गेरे, यहाँ पे बुलाई गई थी पहली बैठक 2001 में। फिर 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में बुलाई गई थी। जो इंपॉर्टेंट बैठकें है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया है भाई। फिर उसके बाद देखो 2007 में इसकी 7वीं, मतलब हर साल में एक बार इसकी बैठक होती है, ठीक है जी, साल में एक बार इसकी बैठक होती है। तो 2007 में इसकी बैठक जो है वो नैरोबी केन्या में बुलाया गया था, है ना। केन्या में एक शहर है नैरोबी, ठीक है।
आई थिंक राजधानी है नैरोबी केन्या की। तो जहां पे बुलाया गया था 2007 में इसकी बैठक, ठीक है। फिर मार्च 2018 में इसकी बैठक बुलाई गई है ब्राजील में फिर से। ये 18वीं बैठक रही होगी, क्योंकि हर साल एक साल में एक बैठक होती है, तो 18वीं बैठक रही होगी जो कि ब्राजील में फिर से बुलाई गई थी, ठीक है जी। तो ये सारे बैठकों के बारे में आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है यहाँ पे, एमसीक्यू में आएगा भाई, एमसीक्यू में। बस आखिरी टॉपिक है, उसके बाद लगभग आपका चैप्टर जो है ये खत्म ही है, चैप्टर जो है लगभग खत्म ही है ना। बिल्कुल, बस ये लास्ट टॉपिक है। देखो आखिरी टॉपिक क्या है, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है? भारत में भाई वैश्वीकरण का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना धोती कुर्ता सब बोल चुके हैं, धोती कुर्ता सब बोल चुके। फिर से यार ये फोन ना, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। चल भाई थोड़ा और ऊपर भाग, ठीक है जी। भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है? तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध लगातार होता आ रहा है, जब से वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है तब से होता आ रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ जो वामपंथी तेवर वाले जो लोग हैं वो आवाज उठाते हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से उठी है, जो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी उठी है। मतलब कि जो वामपंथी लोग हैं उन्होंने भी आवाज उठाया, और जो इंडियन सोशल फोरम है ना, जो कि वैश्वीकरण का विरोध कर रही है इंडिया में, तो इसने भी आवाज उठाया भाई। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने भी बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश के खिलाफ, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में लगातार आ रही है उसके खिलाफ बहुत सारे जो मजदूर है, किसान है, उन्होंने आवाज उठाया है। कुछ वनस्पतियों मसलन जैसे कि नीम की हम बात कर ले, तो नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने, कंपनियों ने पेटेंट करवाने की कोशिश की। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार स्थापित कर लेना उस पर, किसी चीज पे, वो आपका अपना हो जाएगा। मान लो कि मेरा चैनल है रोशन सा स्टडी पॉइंट, अगर मैं पेटेंट करा लेता हूं तो इस नाम से कहीं भी कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा चैनल ओपन नहीं, मतलब हो सकता है, लेकिन मैं कॉपीराइट दे दूंगा या मैं उस पर क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि उस पर अपना अधिकार जता लेना। तो अगर नीम के पेड़ को पेटेंट करा लेती है कंपनियां, तो नीम के जितने भी पेड़ होते हैं ना यहाँ पे इंडिया में उगते, उस पर उन कंपनियों का हक हो जाता, ऐसा था। लेकिन इसका विरोध हुआ भाई, किसानों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, ठीक है। भारत में इसका खुल के विरोध हुआ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो वैश्वीकरण का विरोध राजनीतिक के दक्षिणपंथी जो है, राजनीति के जो दक्षिणपंथी है उनके तरफ से भी देखने को मिला है। वे ये जो खेमा है विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध करते हैं, जो मतलब भारत में भारतीय संस्कृति के ऊपर जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उसका विरोध करते हैं। जैसे केबल नेटवर्क के जरिए जो विदेशी चैनलों को दिखाया जाता है, इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। वैलेंटाइन डे मनाते हैं भाई, ये वैलेंटाइन डे मना रहे हैं हमारे आज के युवा बच्चे, ठीक है। अभी महीना आने वाले, फरवरी का महीना, बस कुछ समय बाद ही, मतलब अभी तो वैसे यार टाइम है काफी टाइम, अभी तो अगस्त के महीने में हम, है ना। तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं बच्चे लोग, जाके पार्क में बैठ जाते हैं चिपक के। तो ये सब चीजें जो है वो ठीक नहीं है, इसके खिलाफ भी भाई जम के विरोध हो रहा है, मतलब विरोध करते हैं, इसको सही नहीं मानते भाई। कुछ आरएसएस के सदस्य या जो बजरंग दल वाले होते हैं तो लाठी डंडे लेके निकल जाता है, जहां भी दिखे दबा देना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ये वैलेंटाइन डे को ये सब सारी ये ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। आप में से कोई मत चले जाना भाई पार्क में वैलेंटाइन डे वाले दिन, गलती से मत जाके बैठ जाना, नहीं तो सुझा देंगे आप लोगों को भी, ठीक है। चलो स्कूल और कॉलेज के छात्र जो है उसमें उनके अंदर भी जो पश्चिमी पोशाक है उसके लिए जो रुचि लगातार बढ़ती जा रही है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ भी जो दक्षिणपंथी जो हमारे राजनीतिक विचार रखने वाले जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, है ना। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का कुल मिला के विरोध देखने को मिलता है इंडिया में, है ना। देखो आप लोगों के लिए भाई मैंने बोल दिया, जो हमारे रोशन सा स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ मैं फ्री में वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।